चलिए देखिए, आवाज पीछे तक जा रही है। इससे पिछला क्लास हम ज्योग्राफी का जो ले रहे थे उसी में मेरा थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब लग रहा था। अब माइक पूरे डिस्टर्ब हो गया, लेकिन आप लोग का क्लास का हम छुट्टी ही कर देते। लेकिन वैसे भी अभी वर्षा हो रही है बाहर में, तो उससे अच्छा है कि हम लोग जो अगला टॉपिक हिस्ट्री का था उसको हम लोग शुरू करते हैं। समझ गए बात को? आवाज़ में आपको समस्या नहीं है। आवाज़ अगर सही रहेगा तो इसको यूट्यूब पर भी चढ़वा दीजिएगा वीडियो को। अब देखिए बात को समझिए। आज हम लोग हिस्ट्री में गांधी युग पढ़ने वाले थे। गांधी युग इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ बैठे प्रत्येक लोग के पॉकेट में, पर्स में जो नोट है उस नोट पर महात्मा गांधी की फोटो अवश्य होगी। फोटो है ना? तो महात्मा गांधी की ही फोटो होगी। तो नोट पर गांधी क्यों, पूरा क्लास खत्म होने के बाद समझ में आपको आएगा। अब समझ लीजिए कि जिस नाम की गूंज विदेशों तक रही और है, दुनिया के कई देशों में मूर्तियां हैं गांधी जी के। भारत की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया के देशों की बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर कई लोग वैसे होते हैं जो कहते हैं कि गांधी जी क्या किए, गांधी जी क्या किए, महात्मा गांधी ऐसे किए वैसे किए, कई लोग। तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, विचारधारा है। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति नोट पर है, कहीं ना कहीं कुछ बातें होगी। तो हम लोग को वही चैप्टर की शुरुआत करना है। तो पहले हेडिंग आप डाल लीजिए, पहले गांधी युग लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे गांधी युग। पहला हेडिंग डाल दीजिए, गांधी युग। गांधी युग, गांधी युग कहने का मतलब है कि जिस मतलब काल में गांधी जी का ये सब घटनाएं जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको ये गांधी युग का हम नाम दे दिए टॉपिक का, कि ये गांधी युग कहलाता है। गांधी जी क्या किए, गांधी जी का कौन आंदोलन हुआ, गांधी जी की जन्म कहाँ वहाँ हुई, गांधी जी की मृत्यु कब हुई, मतलब गांधी जी के जन्म से लेके मृत्यु तक की बातें हम और आप दोनों करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है गांधी युग कि आप समझ लीजिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका 2 से 5 क्वेश्चन कम, बीपीएससी में तो समझ लीजिए कि बीपीएससी में 4-5 क्वेश्चन से कम कभी गांधी युग से क्वेश्चन नहीं आता। दरोगा की परीक्षा दे लीजिए, बिहार पुलिस की परीक्षा दे, रेलवे की परीक्षा दे लीजिए, आप हर जगह गांधी जी की चर्चा कहीं 2 क्वेश्चन की होगी, कहीं 4 क्वेश्चन की होगी, लेकिन होगी हर जगह। तो गांधी युग को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। आज तो लंबा क्लास लेते, लेकिन माइक के ही चलते थोड़ा सा कम क्लास होगा, लेकिन फिर भी गांधी जी के आज जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका का तक की यात्रा को हम लोग आज खत्म करेंगे। और लगभग हम 2 से 3 क्लास लेंगे, लगभग 2 से 3 क्लास गांधी युग का हम लेंगे। और 2-3 क्लास खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी नोट पर क्यों हैं, गांधी जी इतने महान क्यों हैं, आखिर गांधी जी की मूर्ति भारत के बाहर, मतलब दुनिया के करीब कई देशों में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। जो लोग विदेश के लोग गांधी को, जैसे चर्चिल हुए, ये लोग देशद्रोही तक का संज्ञा दिया था, आज वही लंदन में, इंग्लैंड में चर्चिल के बराबर गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। समझ लीजिए, जो चर्चिल कहता था, बताएंगे कि देशद्रोही फकीर, फ्रैंक मोरेस बोले थे अर्धनग्न फकीर, कहीं कहीं चर्चिल भी बोला है, लेकिन चर्चिल गोलवेज सम्मेलन के दौरान इन्हें गांधी जी को देशद्रोही फकीर बोले थे। आज वही चर्चिल के लेवल पर, बराबर पर गांधी जी की भी मूर्तियां लगी हुई है। भारत में नहीं, लंदन की बात कर रहे हैं हम। आज हम लोग वही गांधी जी की चर्चा करेंगे। बात हमारी ध्यान पूर्वक अब सुनिए।
गांधी जी के जन्म से हम लोग पहले शुरू करते हैं, उसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे। अब गांधी जी का जो जन्म है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था बताइए? तो आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ है। कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ है। कहाँ पर? तो गुजरात में। गुजरात में ही एक जगह है पोरबंदर, एक पोरबंदर जगह है, और यही पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ है। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 में। अगर क्षेत्र आपसे पूछ दिया, ऐसे तो क्षेत्र पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया कि गांधी जी का जन्म किस क्षेत्र में हुआ है, तो उस क्षेत्र में अगर काठियावाड़ क्षेत्र रहेगा तो काठियावाड़ क्षेत्र भी बोला जाता है, तो काठियावाड़ क्षेत्र भी अंतर हो सकता है। हालांकि गांधी जी का जन्म आप याद रखिए कि 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये बात समझ गए? गांधी जी के दादाजी का नाम भी याद रखिए। गांधी जी के दादाजी का नाम याद रखिए, उत्तम चंद गांधी। गांधी जी के दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी। हम पिता नहीं लिखे हैं, दादाजी लिखे हैं। क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि दादाजी भी इनके उत्तम चंद गांधी जो थे ये दीवान थे, वही राजकोट में ये दीवान थे। फिर गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। और ये गांधी जो करमचंद गांधी हैं ये भी दीवान थे, वही राजकोट में। ये इनके पिताजी, मतलब इनके पिताजी दीवान थे, यानी गांधी जी के दादाजी भी उत्तम चंद गांधी दीवान थे। पिता का नाम करमचंद गांधी, ये भी दीवान थे। आप समझिए, पहले राजा महाराजा के यहाँ प्रशासनिक, फौजदारी और दीवानी आप देखे हुए हैं ना, कि दीवानी अलग लोग देखते थे, पैसा कौड़ी वाला डिपार्टमेंट, और फौजदारी यानी प्रशासनिक विभाग अलग लोग देखते थे कि सेना वना का क्या स्थिति है। तो इनके दादाजी भी पैसा कौड़ी का हिसाब देखते थे, और दादाजी और पिताजी भी करमचंद गांधी जो थे वो दीवान थे। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप ये नहीं समझिएगा कि गांधी जी गरीब थे। उस समय गांधी जी लंदन पढ़ने गए हैं। आज यहाँ बैठा आदमी लंदन नहीं जा सकता है पढ़ाई करने के लिए। इसलिए गांधी का वो कपड़ा देख के गांधी जी को नहीं समझिएगा कि गांधी जी गरीब घर से थे, इसीलिए हम लिखे यहाँ दीवान। गांधी जी के जो माता का नाम है, माता, गांधी जी के माता हैं कौन? तो गांधी जी के माता का नाम है पुतली बाई। पुतली बाई, पुतली बाई जो है करमचंद गांधी की चौथी पत्नी है, ये भी याद रखिएगा। और इनके चौथे बेटे हैं कौन? तो गांधी जी, याद रखिएगा। देखिए, गांधी जी के जो पिता थे करमचंद गांधी, वो 4 शादी किए हुए थे, और उनकी चौथी पत्नी थी पुतली बाई। और पुतली बाई के चौथे संतान, यानी कि पुतली बाई के सबसे छोटे संतान का ही नाम था गांधी, यानी महात्मा गांधी। समझ गए? इतना चीज पहले लिख लीजिए, इतना चीज पहले लिख लीजिए। और नहीं, पत्नी का भी नाम लिखिए लीजिए पहले। गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा नाम था। और गांधी ये भी वहीं के व्यापारी की बेटी थी कस्तूरबा गांधी। और इनका भी जो जन्म है, 2 इनसे 6 महीना वो बड़ी थी। 1869 में इनका भी जन्म है, उनका अक्टूबर में और इनका अप्रैल में। लगभग 6 महीना कस्तूरबा गांधी बड़ी थी महात्मा गांधी से। इतना बात समझे? पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पहले लिख लीजिए, ऊपर महात्मा गांधी।
गांधी युग तो लिख लिए हैं ना, अब लिखिए गांधी जी का जन्म, सीधा जन्म लिखिए ना नीचे। जन्म 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। दादाजी का भी नाम लिख लीजिए, उत्तम चंद गांधी। दादाजी का नाम इसलिए बोले कि देख लीजिए कि पिता ही नहीं, दादा यानी खानदानी अमीर हैं गांधी जी। गांधी जी के दादा का नाम उत्तम चंद गांधी। क्या थे? दीवान थे। ब्रैकेट में लिख लीजिए, हाथी तो खा जाएगा इसे तो। पिता का नाम लिखिए गांधी जी के, करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम लिखिए पुतली बाई, और ब्रैकेट में लिखिएगा चौथी पत्नी। ब्रैकेट में लिखिए चौथी पत्नी, कौमा देके उसी में लिखिए चौथे बेटे, फिर ब्रैकेट बंद करिए। ब्रैकेट में चौथी पत्नी, कौमा देके लिखिए चौथे बेटे, ब्रैकेट बंद करिए। गांधी जी के पत्नी का नाम भी लिखिए कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा नाम होगा, गांधी इनकी टाइटल लग गई। गांधी जी को बहुत कोऑपरेट की कस्तूरबा गांधी, सब बताएंगे हम। इतना बात समझते, जब धीरे धीरे एकदम चल रहे हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत चैप्टर में कि मतलब एक चैप्टर से ही 3-4 क्वेश्चन धरा जाता है। इसीलिए एकदम धीरे धीरे एक एक बात को एकदम समझते चलना है। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनका भी जन्म 1869 में ही है, यानी अप्रैल, लिख लीजिए अप्रैल 1869। यहां तक समझ गए? अब दूसरा स्लाइड लाते हैं। अब गांधी जी की पत्नी आ गई तो शादी हुआ होगा। तो गांधी जी की जो शादी हुई कितने वर्ष पर हुई? तो उस समय 13 वर्ष गांधी जी की उम्र थी, यानी बाल विवाह के उस समय बाल विवाह होते भी थे। 13 वर्ष, तो आप जोड़ लीजिए कि कितना समय, यानी कब हुआ था शादी, यानी 1869 में जन्म है, तो 13 साल के बाद शादी हुई, यानी 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, मतलब 83 में लगभग 13.5-14 साल में इनकी शादी हुई थी। 1883 में इन लोग की शादी हुई। किसका? कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी का। और जब इनका शादी हो गया तो इनको 4 बेटे हुए। अब समझिएगा, गांधी जी के पुत्र, गांधी जी के पुत्र लिखिए। सबसे जो इनके बड़े बेटे थे वो हरिलाल थे। दूसरा कौन थे? तो मणिलाल थे। तीसरा कौन थे? तो देवदास थे। चौथा कौन थे? तो रामदास थे। हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास और जमुना लाल बजाज। एक थे जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज जो थे, इनको गांधी जी का दस्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र कहा जाता है। लेकिन एक बात और बताते हैं, गांधी जी नहीं, ये खुद गांधी जी को पिता के रूप में अपनाए। बोले कि हमारे पिता हैं महात्मा गांधी, और इनको 5वां, तो ये गांधी जी के अपने पुत्र नहीं है, एक गोद लिए हुए पुत्र है। ठीक है। अब देखिए हरिलाल, गांधी जी के जो बड़े बेटे हैं हरिलाल, इनसे गांधी जी का बहुत कभी कभी मतभेद होती थी। मतभेद कहने का मतलब कि विचारों का मतभेद, और विचारों के ही मतभेद से ये 1930 में एक कुछ समय के लिए
इस्लाम धर्म अपनाए थे। इस्लाम धर्म अपनाए, कुछ समय के लिए अपनाए, ध्यान रखिएगा। ये गांधी जी से इनका विचारों में मतभेद रहता था। कभी होता है घर में सब लोग एक जैसे नहीं रहते हैं, तो मतभेद के चलते बीच में 1930 में एक कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद आर्य समाज में ही आ गए। तो 1930 में इस्लाम धर्म जब अपनाए तो इस समय अपना नाम रखें अब्दुल्ला गांधी। समझिएगा, क्या नाम रखे? अब्दुल्ला गांधी। अब देखिए मणिलाल, तो ये जो मणिलाल हैं, तो जब गांधी जी बाल बच्चा कस्तूरबा गांधी संग सब लोग जब गया था अफ्रीका, वहीं पर रह रहा था, तो उधर से जब गांधी जी लौटे तो सभी के साथ लौटे, लेकिन मणिलाल के साथ नहीं लौटे, क्योंकि मणिलाल वहीं पर रह गए। और आज मणिलाल की जो पीढ़ी है वो वहीं पर चल रही है, यानी अफ्रीका में। तब मणिलाल अफ्रीका गए और अफ्रीके में बस गए, यानी दक्षिण अफ्रीका में, तो ये वहीं पर बस गए। हरिलाल इनसे मतभेद कई बार विचारों कराता था, कुछ समय के लिए इस्लाम धर्म अपनाए 1930 में। ये इनका नाम जब इस्लाम धर्म अपनाए तो इनका नाम अब्दुल्ला गांधी हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा अगर गांधी जी के कोई करीब था, समझिएगा, तो करीब आपको थे देवदास की रामदास। आप बताइए, देखिए 4 बेटे हैं, चारों करीब हैं, समझिए। लेकिन आप देवदास को तो जान रहे हैं, लेकिन जो रामदास का नाम सुन रहे हैं, एक गांधी जी के काफी करीब थे। और गांधी जी के मरने के बाद जो अग्नि होता है, नहीं होता है हिंदू समाज में, कोई मर जाता है तो उसको मुखाग्नि दिया जाता है ना, अग्नि, तो वो चीज यही दिए हुए हैं। कौन? तो रामदास गांधी जी के काफी करीब थे, इन्हीं रामदास, और गांधी जी के करीब थे, और गांधी जी के अग्नि मुखाग्नि भी यही दिए थे। और इनका जो पुत्र थे, यानी रामदास के एक पुत्र थे, और इनके ही जो पुत्र थे, ये पुत्र गांधी जी का फोटोग्राफर थे। सब आदमी तो फोटो खींच नहीं सकता है, तो इनका नाम था कानू गांधी। और एक गांधी जी का एक तरह से पर्सनल फोटोग्राफर समझ लीजिए, फोटोग्राफर थे। अब कानू गांधी के ही पत्नी थी आभा गांधी। गांधी जी जो थे उनके 4 बेटे, एक हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो गांधी जी को अग्नि कौन दिए, मुखाग्नि? तो कौन दिए? तो आपको कौन? रामदास। गांधी जी के कौन से पुत्र हैं जो कुछ समय के लिए इस्लाम धर्म अपनाए थे? तो हरिलाल। इस्लाम धर्म अपनाने के दौरान इनका नाम क्या हो गया था? अब्दुल्ला गांधी। ये बात समझ गए। अब इनकी जो रामदास के जो पुत्र हैं, रामदास तो गांधी जी के करीब थे ही, लेकिन जो रामदास के जो पुत्र हैं कानू गांधी, ये गांधी जी के एक तरह से निजी यानी पर्सनल फोटोग्राफर थे। ऐसे कि फोटो सब आदमी एक दूसरे का नहीं खींच सकता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई फोटो खींच देगा। तो ये एक तरीके से निजी फोटोग्राफर थे। और इनकी ही पत्नी थी आभा गांधी। किनकी पत्नी? कानू गांधी की पत्नी थी आभा गांधी। जब गांधी जी को गोली लगी तो गांधी जी आभा गांधी के ही गोद में अंतिम सांस लिए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि गांधी जी अपने जीवन के अंतिम सांस कहां पर, माने किसके गोद में लिए हैं, तो वो आभा गांधी के ही गोद में लिए हैं। ये कौन है? तो गांधी जी के बेटा रामदास, बेटा का बेटा कानू गांधी यानी पोता, अब पोता का पत्नी यानी पौत्र बहू हो गई। क्या होगा? देख लीजिए, रामदास जी गांधी जी के बेटे, इनके बेटे कानू गांधी और इनकी पत्नी आभा गांधी। जब गोली लगने के बाद गोद में अंतिम सांस यही आभा गांधी के ही गोद में गांधी जी लिए हैं। अब आप समझ लीजिए कि देते ही पौत्र हुआ ना हो, तब पौत्र
और उसके बाद गांधी जी के पुत्र, तो यहाँ पुत्र बहू हो गई। ये बात समझ गए? इतना चीज पहले लिख लीजिए। शादी लिख लीजिए 13 वर्ष, यानी 13 वर्ष में शादी हुआ। गांधी जी के 4 पुत्र हुए। गांधी जी के पुत्र लिखिए, 4 नहीं लिखिए, गांधी जी के पुत्र लिखिए। गांधी जी के पुत्र लिखिए। पहला हरिलाल, ये गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र हैं हरिलाल। और गांधी जी के जो बड़े पुत्र हैं हरिलाल, ये विचारों में गांधी जी से कभी कभी मतभेद होता रहता था। हर घर में सबका विचार एक जैसा नहीं रहता है, तो कई बार विचार अलग रहने के कारण एक कुछ समय के लिए 1930 में ये इस्लाम धर्म को अपनाए, और उस समय इनका नाम अब्दुल्ला गांधी था। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। दूसरा लिखिए मनीलाल, दूसरा मनीलाल। और मनीलाल जो थे, जब गांधी जी समस्त परिवार दक्षिण अफ्रीका जब चले गए थे, क्यों गए, कैसे गए, इसके बाद हम लोग वहीं पहुंचेंगे। जब गए तो वहां से जब वापस भारत लौटने लगे तो इनके साथ सब कोई लौटा, लेकिन इनके यही मनीलाल जो पुत्र हैं ये वहीं रह गए। आज भी मनीलाल की जो परिवार है, यानी वहाँ पर गांधी जी के जो मनीलाल जो बेटे हैं, उनका पीढ़ी वहीं पर चल रही है दक्षिण अफ्रीका में। तीसरा लिखिए देवदास, चाहे रामदास लिखिए, क्योंकि देवदास सबसे छोटे थे, ये उल्टा लिखा गया है। देवदास नीचे रहेगा, रामदास आप लिखिए ना, जैसे भी लिखना लिखिए। रामदास, देवदास लिख लिए। रामदास के बाद लिखिएगा वहीं पर ब्रैकेट में कि गांधी जी को मुखाग्नि दिए, और उनके पुत्र कानू गांधी गांधी जी के निजी फोटोग्राफर थे, और कानू गांधी के ही पत्नी आभा गांधी, कानू गांधी की पत्नी आभा गांधी, जिनके गोद में गांधी जी ने अंतिम सांस लिया। हो गया 4। नीचे 5वां नंबर देके लिखे जमुना लाल बजाज, यमुना लाल बजाज। ये गांधी जी का दस्तक यानी गोद लिया हुआ पुत्र है। हम बताएं ना, गांधी जी यही जमुना लाल बजाज वहीं पर व्यापारी, ये भी पैसा वाला ही थे, और गांधी जी को अपने पिता के रूप में स्वीकारे। तो इसलिए गांधी जी का ये अपने नहीं, लेकिन एक तरह गोद लिया हुआ पुत्र माना जाता है। अगर आपसे पूछ दिया कि गांधी जी का गोद लिया हुआ पुत्र, तो देखिएगा जमुना लाल बजाज आंसर में आपका मिलेगा। इतना बात समझ गए? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अब देखिए आगे, एकदम देखिए धीरे धीरे चल रहा है, नहीं तो उड़ाते देरी लगता, लेकिन हम इसीलिए एकदम धीरे, चाहे ज्योग्राफी पढ़ावें, चाहे करेंट अफेयर पढ़ावें, चाहे रीजनिंग पढ़ावें, हमारा अंदाज एकदम धीरे रहता है। क्योंकि फास्ट पढ़ा के क्या करेंगे? ऐसा पढ़ाइए कि एग्जाम हॉल नहीं, शमशान तक जाना है। मतलब वहां भी कोई पूछे कि जी गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 समझ लीजिए। हाँ हाँ, गांधी जी का पत्नी का नाम का जी कस्तूरबा गांधी, गांधी जी के बेटा का नाम बताइए जी हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, एगो जमुना लाल बजाज जो गोद लिया हुआ दस्तक पुत्र थे। बहुत बढ़िया। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, वाह। कब शादी, तो ये सब याद हो जाएगा। एक बार यहाँ से जाके घर में देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। अब आइए, अब गांधी जी अपना जो स्कूली शिक्षा थी वहीं पर किए। आपको कहाँ पर स्कूली शिक्षा जो है ये वहीं पर राजकोट में ही आप देखबे किए कि वहाँ के दीवान थे, तो वहीं पर अल्फ्रेड हाई स्कूल वहीं पर है। कहाँ पर? राजकोट में। वहीं से प्रारंभिक शिक्षा गांधी जी अपना किए। उसके बाद थोड़ा सा उच्च शिक्षा के लिए
सामल दास कॉलेज, देखिएगा अल्फ्रेड हाई स्कूल, तो राजकोट की बात करेंगे, अल्फ्रेड हाई स्कूल कहां, तो राजकोट। अब भावनगर में आए उच्च शिक्षा के लिए, तो सामल दास कॉलेज में आए, सामल दास कॉलेज भावनगर, यहां से उच्च शिक्षा ये लिए। उसके बाद 18 वर्ष की अवस्था में, यानी 18 वर्ष के अवस्था में, यानी 87 में, 69 में जन्म है और 87 में गांधी जी स्नातक की पढ़ाई पूरा कर लिए। अब यहीं पर इतना तक ये इनका स्कूलिंग जो शिक्षा है कहाँ हुआ, तो शुरुआत में अल्फ्रेड हाई स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भावनगर में सामल दास कॉलेज में। ये समझ गए। 18 वर्ष की अवस्था में गांधी जी स्नातक तक की अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब ये चीज लिख दीजिए ताकि अब लंदन गांधी जी को भेजा जाए। अब गुजरात में हो गया, लिखिए गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। आप देखे ना वहीं के दीवान थे इनके पिताजी भी। फिर नीचे उच्च शिक्षा के लिए सामल दास कॉलेज ब्रैकेट में भावनगर लिख दीजिए। 1887 में अगर आपसे पूछ दे तो 1887 में गांधी जी स्नातक तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लिए और इस समय इनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, यानी 18 वर्ष तक ये स्नातक की पढ़ाई अपना कंप्लीट कर लिए हैं। अब आइए, अब गांधी जी आपको 1888 में गांधी जी लंदन गए पढ़ने के लिए। देख लीजिए गांधी जी लंदन गए पढ़ने के लिए, कब, तो 1818 में। और वहां पर जब गए तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, इसमें गांधी जी एडमिशन लिए। किसमें लिए, तो लंदन में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में यहाँ एडमिशन लिए। तो यहाँ पढ़ाई कौन चीज का हो रही थी, तो एक बात आपको बता देते थे कि उस समय जो लोग भी पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते थे बाहर में या कहीं भी, उस समय वकीलों की एक अलग मतलब क्रेज चलती थी। रेलवे, बैंक, एसएससी, दरोगा, पुलिस, आज जितना मतलब हम लोग किए हुए हैं, उस समय एक ही चीज होती थी, वकालत, 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 वकील। आज भी वकील की एक अलग लेवल है और वही वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन। अब वकाल क्यों बनता था लोग, अंग्रेज दिमाग से लड़ते थे और दिमाग से लड़ने के लिए पढ़ाई भी दिमाग वाला किया जाता है। इसीलिए ये लोग, अब जिसे अंग्रेज कह दे कि आज से गोली बंदूक कोई नहीं रखेगा अपने घर में, रखेगा तो अवैध माना जाएगा हथियार, तो आप डंडा से लड़ने जाइएगा, आप लड़ने भी जाइएगा तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाइएगा, वो सब तो पहले ही हथियार लेके खड़ा है। तो उसके लिए ये लोग वकालत की पढ़ाई करते थे और कानूनी लड़ाई लड़ा जाता था। तो गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए, तो लंदन में, और यहाँ पर वकालत की पढ़ाई किए। और 88 में जब लंदन गए तो लगभग 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद वापस भारत लौटे। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गांधी जी भारत लौटे, यानी 88, 89, 90, 91, 1891 में गांधी जी भारत लौट गए, यानी लंदन से भारत आ गए और गांधी जी अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिए। जब गांधी जी आ गए वकालत करके, तब प्रैक्टिस करेंगे ना, कोर्ट में जाएंगे ना, तो चल रहे हैं। उस समय दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी रहते थे,
दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी रहते थे और व्यापारी लोग का कई केसेस रहती है। आज भी देखिएगा व्यापारी लोग के बहुत केस रहता है। सब लोग कोर्ट में अपना एक वकीले रोक रख देता है कि देखते रहिए आप क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो दादा अब्दुल्ला जब आए तो देखे कि भाई लोग कहा कि देखिए लंदन से पढ़ के आए हैं, यहाँ तो देखिए दिल्ली से कोई लड़का घरे चल जाता है तैयारी करके, तो मोहल्ला में लोग कहने लगता है कि क्या जी फलाने जी का लड़का जी दिल्ली से यूपीएससी करके आया हुआ है, लगा हुआ है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो वैसे ही वो आए तो उनको पता चला कि करमचंद गांधी के जो बेटे हैं, मतलब महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए, वकालत कर रहे हैं। तो ये गांधी जी को बोले कि सुनिए, आप एक साल के लिए आप आइए दक्षिण अफ्रीका और वहीं पर हमारा कुछ केस है उसको आप लड़िए, और आप वहीं डरबन आइए, नेटाल क्षेत्र है डरबन, वहाँ जगह है, और वही नेटाल के बंदरगाह का नाम है डरबन, और आप वहीं आइए और हमारा केस है, आपको रहने खाने हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ हम करेंगे, आप बस हमारे पास पहुँचिए। समझे? तो गांधी जी वहाँ तैयार हो गए जाने के लिए, और गांधी जी यहीं पहुँचे और वहीं पर डरबन से इनको पिटोरियो जाना था, जहाँ पर इनको वहाँ पर जो देखना था उनके बारे में केस वोस हर चीज़। तो वहाँ जब जगह उतरे तो गांधी जी जब ट्रेन में एकदम A1 एकदम बोगी में प्रथम श्रेणी में, एसी में भी 3 कंपार्टमेंट होती है, एगो A1 A2 A3, तीनों में देखिएगा A1 में गेट तक लगा रहता है, A2 में पर्दा लगा रहता है, ओकरे बाद A3 में पर्दा नहीं रहता है। हम कोनो गए हुए हैं, मतलब A1 में गेट लगा रहेगा, एकदम लगेगा कि नहीं घर है आपका, वैसा टिकट इनको दिया गया था। और दक्षिण अफ्रीका में सोच लीजिए कि काले गोरे का क्या भेद था कि गांधी जी को देखा लोग, अंग्रेज उधर से आया, बोला कि ब्लैक मैन कौन है भाई, बोला कि ये सुनो उतर जाना ट्रेन से। तो वो बोले कि जी हमारे पास एकदम टिकट है, एकदम टिकट लेके चढ़े हैं, वो सब हम नहीं जानते हैं, देखिए आप उतर जाइए नहीं तो हम उतार देंगे। तो गांधी जी बोले कि हम अपने से नहीं उतरेंगे, आपका मन है तो आप उतार दीजिए। उस समय की बात हम कर रहे हैं। आज भी अगर दक्षिण अफ्रीका में जाइएगा तो गोरे और काले की अलग बस्ती है, जो एकदम व्हाइट है वहां ब्लैक लोग जमीन नहीं ले सकता है, कितनों पैसा है, आज की हम बात कर रहे हैं। तो समझिए कि उस समय क्या स्थिति वहां रही होगी। ये बात समझ गए? तो जब इतना के बाद हम लोग समझ रहे हैं, तो यहाँ पर तो वो लास्ट में गांधी जी नहीं उतरे और वहीं पर पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर, सेंट पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी के सामान के साथ फेंक दिया गया नीचे, और गांधी जी उतरे। अरे चोट वोट भी लग गया होगा, लेकिन फिर भी गांधी जी बोले कि जी हमारे पास टिकट है। और गांधी जी सोच लिए कि हम जिस देश में आए हैं यहाँ आसान नहीं है, यहाँ बहुत संघर्ष करना होगा। क्या करना होगा? तब बहुत संघर्ष करना होगा। तो आप पहले लिख दीजिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ तक लिखे, भावलदास कॉलेज लिख लिया है ना, लिखिए 1888 में गांधी जी लंदन गए। 1888 में गांधी जी लंदन गए और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में दाखिला कराएं और वकालत का पढ़ाई पूरा किए। क्या लिखे?
1888 में लंदन गए, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन लिए। किस चीज़ में? वकालत के लिए, यानी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। बैरिस्टर 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 के पढ़ाई के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन लिए, दाखिला लिए, और 3 साल का कोर्स था। तो 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर पुनः भारत लौटे और यहाँ प्रैक्टिस अपना शुरू कर दिए। जब प्रैक्टिस शुरू कर दिए, उस समय इनकी मुलाकात किससे हुई? तो गुजरात व्यापारी थे जो दक्षिण अफ्रीका में इनका कारोबार फैला था, दादा अब्दुल्ला। और दादा अब्दुल्ला ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर इन्हें दक्षिण अफ्रीका अपने पास बुलाए कि हम इतना पैसा आपको देंगे, आप चलिए वहाँ भोजन, खाने पीने, रहने, सब चीज़ का हम व्यवस्था देंगे, बस आप हमारे साथ चलिए या वहाँ आइए। और गांधी जी भी पूरी तरीके से तैयार हो गए। वहाँ बोले कि भाई डरबन में आइए आप वहीं पर। और वहीं हम लोग देखें कि डरबन से पिटोरियो जाते समय इनको बीच में पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया। आप समझिए कि पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर जब उतारा गया गांधी को, आज गांधी जी का मूर्ति उस स्टेशन के बाहर लगी हुई है। गांधी जी की मूर्ति कहाँ लगा हुआ है? तब पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन से बाहर निकलिएगा रेलवे स्टेशन से, तो वहां महात्मा गांधी की मूर्ति बड़ा सा लगा हुआ है। ये बात समझ गए? कोई दिक्कत? कोई नहीं। अब यहां से गांधी जी के कुछ उपनाम थे, जो लोग उपनाम दिए हैं उनको भी देखिए। गांधी जी के नाम गांधी जी के अन्य नाम लिख लीजिए, ये सही रहेगा। गांधी जी के अन्य नाम में गांधी जी का जो बचपन में जो नाम था, बचपन का नाम, इनका नाम था मेन्यो। गांधी जी के बचपन का नाम था मेन्यो, और यही मेन्यो मोहन हो गया। अब समझिए, लोग मोहनदास कहता है ना बचपन में कि गांधी जी का नाम मोहनदास, तो बचपन का नाम मेन्यो से मोहन तो मोहनदास। कई लोग गांधी जी को भाई भी कहते थे, क्योंकि गुजरात में देखिएगा अधिकतर लोग भाई बोला जाता है, तो गांधी जी को भी भाई बोला जाता है। ये समझिए। तो अब यहां से फिर आप आइए कि गांधी जी को महात्मा किसने बोला? महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा बोले किसको? तो ये गांधी जी को। अब गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के गुरुजी कहते थे कि जब भेंट होगी, का गुरुजी का हाल चाल है, कैसे हैं? और ये कहते थे कि जी महात्मा जी एकदम सही है। तो रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा बोले। अब बापू कौन बोले? तो जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और गांधी जी के आश्रम के बच्चे। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि अधिकतर जो 2-3 लोगों का जहां नाम हो जाती है, एक तरीके से विवादित बातें हो जाती है कि कौन बोले, सदाकत आश्रम के बच्चे बोले कि जवाहरलाल नेहरू बोले कि सरोजनी नायडू बोले। अगर नहीं पता चले तो इसलिए बापू करके आपसे नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की भी नाम आती है, सरोजनी नायडू की भी नाम आती है, और गांधी जी के आश्रम के बच्चे भी इन्हें बापू कहते थे, तो वहाँ के भी लोगों की नाम यहाँ आती है।
राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, लिखिए राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए यही अर्धनग्न फकीर कौन बोला? फ्रैंक मोरेस ने बोला था क्या कि अर्धनग्न फकीर, गांधी जी कहते थे कि जितना जरूरत है उतने कपड़ा पहनिए। उस देश की आबादी का, गांधी जी के पास पैसा नहीं था, जिस देश की आबादी आधा गरीबी में रह रही है वहां पर हम कैसे लोगों को समझाएं? तो जितना जरूरत है उतने हम वस्त्र पहने। यही देखा गया अर्धनग्न फकीर। तो फ्रैंक मोरेस ने अर्धनग्न फकीर, वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी को बोले कि वन मैन बाउंड्री फोर्स। जब मुस्लिम लीग ने 46 में प्रत्यक्ष मतलब एक तरीके से आंदोलन शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम में राइट हो गया, उस समय लोग डरता था कि कौन जाएगा। उस समय एक व्यक्ति अकेले घूम रहा है बिना किसी के साथ, वो व्यक्ति है महात्मा गांधी। और वही चीज देख के लॉर्ड माउंटबेटन बोले कि अरे तो इंडिया का एगो वन मैन आपको बाउंड्री फोर्स है, कौन? महात्मा गांधी के लिए दिया गया है। मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान, लिख लीजिए मलंग बाबा मतलब जो लोग अपने धुन के एकदम पक्के हैं वो मलंग बाबा हो गए। मतलब कौन बोले? खान अब्दुल गफ्फार खान। इतना बात समझ गए? पहले इतना बात को लिखिए। गांधी जी के उपनाम या नाम करके लिखिए, नीचे लिखिए बचपन का नाम मेन्यो, और यही मेन्यो मोहन हो गया। तो आप लिख लीजिए नीचे में मोहनदास, और उस समय पिता का नाम लास्ट में लग जाता था, तो इसलिए गांधी जी का नाम आप देखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा कौन बोले थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन बोले थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बापू में लिखिएगा, छोड़ दीजिए बापू, चाहे लिख लीजिए बापू जवाहरलाल नेहरू, बाकी सरोजिनी नायडू, इनके आश्रम के बच्चे याद रखिएगा, हालांकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरेस, और कई किताब में चर्चिल का भी नाम आता है, लेकिन चर्चिल गोलमेज सम्मेलन जब हम पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि गांधी को चर्चिल बोला था कि देशद्रोही फकीर हैं, और आज चर्चिल के बराबर में उसके देश में महात्मा गांधी का मूर्ति खड़ा है, उसके लेवल में गांधी जी की भी मूर्ति लगी हुई है। राष्ट्रपिता आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस बोले थे। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन, वन मैन बाउंड्री फोर्स, सब बताएंगे। मुस्लिम लीग, इस सब चीज हम बताएंगे, इसलिए बोले कि धीरे धीरे। गांधी में घबराना नहीं है, हमारा तो हाथे दुखा गया। मलंग बाबा कौन बोले थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आज का क्लास यहीं तक, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग को हम छोड़ के जा रहे हैं, इसका जवाब आप लोग अगला दिन हमें जरूर दीजिएगा जब हम खड़ा कराएंगे किसी को। तो बस इतना बात बताइएगा कि गांधी जी गरम दल में थे
या नरम दल में। लीजिए 3 गो क्वेश्चन मार्क मारे हैं और इस क्वेश्चन का जवाब हम जान रहे हैं कि अभी आधा लोग गलत दीजिएगा। दीजिए नरम दल तो नरम गरम लिखबे किए हैं, कुछ आदमी नरम बोल दीजिए कुछ आदमी गरम बोल दीजिए, बात खत्म। इसलिए बोले कि सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि गांधी जी नरम में थे कि गरम में थे। अब आप इसका आंसर हमें अगले दिन ही दीजिएगा। इतना बात बताते हैं कि गांधी जी इसमें भी नहीं थे, इसमें भी नहीं थे। गांधी जी कुछ इससे नीचे इसके आगे मतलब बीच में थे। गरम दल और नरम दल के बीच में ये अलग दल में थे। अब कैसे थे ये अगला दिन आपको यहीं से हम क्लास को शुरू करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग बात समझ गए। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या समझने में नहीं, आवाज़ में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आवाज़ सही होगी तो इस वीडियो को यूट्यूब पर भी चढ़वा देंगे। और एक बार या तो अपने से देख लीजिए, अगर यूट्यूब पर गया तो वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा। इसके आगे क्लास कर लेंगे, इसके बाद अभी 2 क्लास और लेंगे, क्योंकि कल अब पूरे दक्षिण अफ्रीका ख़त्म करेंगे और भारत लाके चंपारण ख़त्म करेंगे, खेड़ा ये सब ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद आज़ादी वाली चीज़ पढ़ाएंगे। गांधी युग पूरे बढ़िया से हम पढ़ाएंगे, चाहे 3 नहीं 4 क्लास क्यों ना पढ़ाना हो, लेकिन 4 नहीं जाएगा। नहीं होगा तो एक दिन ज्योग्राफी का क्लास नहीं लेके गांधी जी को 2 घंटा में ख़त्म कर देंगे। बीच में रोकने का मन ना हमारा कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा खुद हाथ दुखा गया। चलिए ठीक है, ठीक।